नमस्कार। डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अब कुछ ही महीने की दूरी पे हैं, तो जाहिर है चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ होंगी। और जब बात हो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद का, तो कहने ही क्या। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो अमरपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पूर्व में विधायक रहे हैं 2012 से 2017 तक, और हाल ही में आपने अभी सपा में एंट्री मारी है। और अभी हम आपका डेली फेसबुक पेजेस पे और देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आप जनसंपर्क भी काफ़ी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब है। एक राजनीतिक व्यक्ति जनसंपर्क नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। उसका सबसे पहले उद्देश्य होता है जनता के बीच में जाना और अपनी बात जनता तक पहुंचाना, जनता की समस्याओं को सुनना, और वो कार्य मैं कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट से लड़ेंगे? निश्चित, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है और उनके आदेश से चुनाव लड़ेंगे। अमरपाल जी, आप 2012 से 2017 तक यहाँ विधायक रहे, तो उस समय आपके द्वारा जो साहिबाबाद क्षेत्र में जो विकास कार्य किए गए थे, उसका एक क्विक रिकैप हम जानना चाहेंगे। देखिए, 2012 से लेकर 17 तक जो हमने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए, मैं ये समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इतने कार्य मेरे क्षेत्र में नहीं हुए। चाहे आप मेरे क्षेत्र का एलिवेटेड रोड ले लें, चाहे हिंडन के ऊपर 2-2 पुल ले लें, चाहे आप मेरे क्षेत्र के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम ले लें, चाहे क्रिकेट अकादमी ले लें इंदिरापुरम की, चाहे आप इंदिरापुरम का बैडमिंटन कोर्ट ले लें, चाहे आप पार्क ले लें। इतने काम हैं कि मैं जितने काम गिनाऊंगा वो भी कम पड़ जाएंगे। 2400 करोड़ रुपए का लगभग मैंने अपने क्षेत्र में विकास कराया है। हाँ अमरपाल जी, आप कहते हैं आपने 2400 करोड़ रुपए का कराया है। मैं आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था। आप कहते हैं कि आपने सड़कों का निर्माण कराया है यहाँ पे काफ़ी कुछ। लेकिन अभी हमारे जो सिटिंग जो विधायक हैं, अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था जी। तो उसके आधार पे वो कहते हैं कि 2017 से पहले सड़कों की स्थिति ठीक नहीं थी, जाम लगते थे, उन्होंने फ्लाईओवर बनवाए, और वो ये भी कहते हैं कि जो एलिवेटेड रोड का कार्य था वो आप अधर में छोड़ गए थे, उन्होंने उसको पूरा कराया और समय से पहले कराया। इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आप जैसे समझदार सुलझे हुए पत्रकार और ऐसा क्वेश्चन करें कि जिसका कोई मकसद ना हो। ये दुनिया जानती है कि एलिवेटेड रोड बन के तैयार था, आचार संहिता लग गई थी, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था। बीजेपी की सरकार आई तो जब उसने उद्घाटन किया, सबसे पहले फीता काटा समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता उसका विरोध करने पे जेल गए। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जेल भेजने का काम किया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आपको स्वामी जवाब दे देना चाहिए, मेरे से बगैर पूछे। आपको उसकी डेट देख लेनी चाहिए कि इसका उद्घाटन कब हुआ और ये बना कब। इसके अलावा जो एक बहुत कटिंग एज जो मुद्दा है यहाँ साहिबाबाद का, वो है लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड में कहा कि पहले जहाँ चारों तरफ भय का माहौल होता था, आज यहाँ पे सब सुरक्षित हैं। और ये वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है एक केस स्टडी बननी चाहिए कि कैसे जो क्राइम पहले था और अब जो क्राइम का रेट है जो रिड्यूस आया है, जो वो कहते हैं इस पर एक नेशनल इंटरनेशनल केस स्टडी बननी चाहिए। तो इसके बारे में देखिए, 12 से लेकर 17 तक का जितने थाने हैं सबका आप इतिहास निकलवाइए, आपको मालूम होगा कि उस टाइम कितना क्राइम हुआ। 17 से लेके आज 21 तक के थानों का इतिहास निकलवाइए। ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कल की बात बता रहा हूँ आपको, बिहारी मार्केट में माँ बेटी निकली घर से और निकलते उनके चैन पेन सब छीन के ले गए। और जब वो पुलिस में शिकायत करने गए तो पुलिस क्या कहती है कि आप गहने पहन के क्यों निकलते हो बाज़ार में। जब आप किसी की FIR लॉन्च नहीं करेंगे, जब आप किसी की शिकायत नहीं सुनेंगे, तो भैया आपका तो कहीं भी रिपोर्ट कार्ड जो कहीं गलत आ ही नहीं सकता।
2012 से लेकर 17 तक जो सरकार थी उसका सख्त आदेश था कि जिसके साथ जो घटना हुई है उसको दर्ज किया जाए, तभी तो हमें मालूम होगा क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है और उस पर तुरंत अमल किया जाए। आज हमारी किसी बेटी के साथ ऐसा गलत काम होता है तो आज की सरकार कहती है नहीं वो उनकी मर्जी से हुआ है। ये आज की सरकार है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि सपा शासन में पहले पेशावर अपराधी और माफिया सत्ता में संरक्षण में दहशत फैलाते थे, यस, दंगे की प्रवृत्ति बनी हुई थी। मैं अगर ये कहूँ कि बद से बदनाम बुरा होता है तो कोई गलत शब्द नहीं होगा। पहले की सरकार में मैंने कहा आप इतिहास दिखा दीजिए, आज की सरकार का मैं इतिहास बता रहा हूँ आपको, कितने बदमाश हैं, कितने आपके पास क्रिमिनल हैं। आज की सरकार तो ऐसी है, इसे कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितना क्राइम आज हो रहा है और फर्जी लोगों के साथ मुठभेड़ करी जा रही है, जहां लोगों में एक भय का माहौल है, पूरे प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करने की प्रक्रिया की जा रही है। ये माहौल कभी देश में बना ही नहीं, लेकिन आज लोग डर के जी रहा है, आज अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। ये आज माहौल है, पहले नहीं था। पहले लोग आप अपनी बात को बेताबी से रखते थे, बेबाक अपनी बात रखते थे और स्वतंत्रता से रखते थे, लेकिन आज सही बात को कहते हुए डर लगता है कि पीछे पीछे पुलिस ना आ जाए और मुझे थाने ना ले जाए पकड़ के। आज का ये माहौल है। अमरपाल जी, अभी जैसे एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस क्षेत्र का, वो है बारिश के बाद जो ये जल भराव वगैरह की जो समस्या आती है, तो इसमें भी विधायक जी जो मैंने पढ़ा उनके उस रिपोर्ट कार्ड में, वो कहते हैं कि जल भराव की समस्या अब नहीं है और वो ये कहते हैं कि हमने सारी नाले नालियाँ बनवाए हैं और कोई समस्या नहीं है ऐसी जल भराव की। देखिए, जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं वो क्या कहते हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में ना कहीं पानी भरा है, ना इस क्षेत्र में सड़क में कहीं खड्डे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि इस क्षेत्र में किसी को गंगा वाटर की ज़रूरत ही नहीं है। जब उनके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके आका ये कहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी को कोरोना काल में ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कहते हैं ना जी। मैं तो नहीं कह रहा ये बात। और लोग मर गए तड़फ तड़फ के, बिगर ऑक्सीजन के मर गए, और माननीय विधायक जी कहते हैं यहाँ ऑक्सीजन किसी को जरूरत नहीं है, तो सब कुछ चल रहा है। तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने का क्या है। उन्होंने तो कह दिया अभी कुछ दिन पहले कि दिलसाद गार्डन से लेकर अर्थला तक की मेट्रो मैंने बनवाई है। इस चीज़ को भूल गए कि 2013 में जब मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन जब किया था अमरपाल शर्मा यहाँ विधायक थे और माननीय राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद थे, और मेला प्लाजा के अंदर वो उद्घाटन हम लोगों ने किया था। कम से कम झूठ ऐसा तो बोला जाए कि जिसका कम से कम कोई डॉक्यूमेंट ना मिल पाए। तो अभी आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, आपने कभी उनसे ये पूछा कि अगर एलिवेटेड रोड नहीं बनता तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता? आपने कभी उनसे पूछा अगर साहिबाबाद अंडरपास नहीं बनता ट्रेन के नीचे से तो क्या मोहननगर का जाम खत्म हो जाता? ये किसने कराए, ये किसने किए? तो आपने सड़कों की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी डेल्टा कॉलोनी बताइए मुझे कौन सी सड़क बढ़िया है, आप बताइए। आप सारे पार्षद उसी दल के हैं, मेयर उसी दल का है, विधायक उसी दल का है, मंत्री उसी दल के हैं, और ये बड़ी विडम्बना है कि राज्यसभा से भी यहाँ सांसद हैं, एमएलसी भी हैं यहाँ पे, और सीएम भी वही है। फिर क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, कभी जीवन में नहीं हो सकता। अगर आज नहीं हो रहा तो फिर कभी नहीं हो सकता। तो आप अमरपाल जी ये जो उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है इसको सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल सिर से नहीं, बिल्कुल एकदम झूठ। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जनता की अदालत में इस पर मुकदमा चलना चाहिए। अमरपाल जी, एक और चीज़ जो अभी जैसे इलेक्शंस होंगे तो क्या समाजवादी पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस हो रहा है, ऐसा कोई जानकारी चल रही है? देखिए, ये जो बातें हैं ये बड़े लोगों की हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो ये सवाल मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ये तो बड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला करें, ये हमारा कहाँ से रोल आ गया इसमें। तो अमरपाल जी, अभी तक हमने बात करी ओवरऑल साहिबाबाद क्षेत्र से रिलेटेड। यस। अब हम इस भाग 2 में चर्चा करेंगे डेल्टा कॉलोनी से संबंधित कार्यों पर, जिसमें कि हमारा ब्रिज विहार, राधा कुंज, सूर्यनगर, चंदन नगर और ये सब कॉलोनीज आती हैं। तो आप यहाँ से विधायक रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक जो आपके समय में आपने जो 2012 से 17 के बीच में यहाँ जो डेल्टा कॉलोनी स्पेसिफिक जो आपके कार्य थे, उन पे आप एक प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, 2012 से 17 तक
जब आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने दिल्ली की जो एंट्रियाँ हैं इनको चौड़ीकरण करा के इनको डबल कराने का काम किया। जब दिल्ली से हम घुसते हैं तो उनको सारे रोडों को बनवाने का काम हमने किया। जब आप ब्रजबार में घुसते हैं उसको भी हमने डबल रोड कराया, वो सिंगल रोड था, ये आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से। जब आप डेल्टा कॉलोनी की बात करते हैं तो आप ये जो होटल है, क्या नाम है इसका, सरकारी बिल्डिंग जो आवास विकास की, रामप्रस्थ में जब मुड़ते हैं ये सारा रोड और इसका पौधे वोधे लगाने का कार्य हमने अपने उससे कराया। रामप्रस्थ के अंदर कितने सारे पार्क हमने डेवलप कराए, सूर्य नगर में पार्क हमने डेवलप कराए। रेलवे के साथ में जो एक बाउंड्री वाल थी बहुत बड़ी, और बड़ी देख के बड़ी विषम परिस्थितियों में मैंने उसको देखा है, वो रातों रात करा दी गई थी। सुबह लोग सो के उठे तो देखा कि बाउंड्री वाल हो गई हैं। हमने बहुत कार्य यहाँ पे कराए, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया। चाहे आप रामप्रस्थ में इसमें ब्रज विहार में चले जाइए, वहाँ बारात घर हमने बनवाया, सारी सड़कें हमने बनवाई, पार्क हमने बनवाए, और हम तो अकेले थे, ना हमारे साथ पार्षद थे, ना मेयर थे, ना सांसद थे। आज तो ये सबको ही हैं, आज क्यों कार्य नहीं हो रहा? आज तो ज़्यादा काम होना चाहिए। जो इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा इशू है हमारे डेल्टा का, हम आए दिन सर्वे भी करते रहते हैं, तो यहाँ के लिए जो अभिशाप है इस क्षेत्र के लिए वो है ब्रिजविहार नाला। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसा नहीं कि आज से है, ये आपके समय में भी थी, उससे पहले भी थी, 2 दशक से ऊपर इसकी प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस बार जल भराव बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग का पूरा हमारा ब्रिजविहार, रामपुरी और बहुत जगह जो है जलमग्न हो गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। 90% लोगों ने कहा इस बार समस्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत प्रचंड थी, और लोग इतने ज़्यादा उत्साहीन हो चुके हैं इस चीज़ से कि इस बार उन्होंने इलेक्शन, जो विधायक इलेक्शन है उसका बॉयकॉट का भी उन्होंने कॉल दिया है, जो चल रहा है। तो अमरपाल जी, अगर आप विधायक बनते हैं आगे तो आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा इस नाले के? देखिए, जहाँ तक नाले की बात है, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, जनता मेरे पे भरोसा करती है, पहले तो डेल्टा कॉलोनी को मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा। पहले डेल्टा कॉलोनी के लोगों को मेरे 5 साल और मौजूदा विधायक के 5 सालों का आकलन करना होगा। जब तक हम आकलन किसी का नहीं करते हैं और डिसीजन हम दलों के नाम पे कर जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा विकास नहीं हो सकता। डेल्टा कॉलोनी के लोगों को समझना होगा कि वो एक दलगत से ऊपर उठें और विकास की राजनीति करें। और जहाँ तक इस नाले की बात है, ये नाला मेरी प्राथमिकता के अंदर है। गंगा वाटर लाना पूरे क्षेत्र में, ट्रांसेंडर में, और ये नाले को ख़त्म करना मीन्स कि ये जो इसमें से स्मेल आती है और जो इसका दुनिया भर का पोल्यूशन बनता है, इसको डैमेज करना, ये मेरी प्राथमिकता है। जनता को पहले मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। जनता को सोचना होगा कि इतने वर्षों से आप लोगों के पीछे चले आ रहे हैं, एक 5 साल ऐसे व्यक्ति को दे दो कि जो ये वादा कर रहा है आपसे कि अगर आपने मुझे अब का आशीर्वाद दिया तो मैं 2 साल के अंदर इस समस्या का निदान कर दूँ। अब ये तो जनता को भी करना पड़ेगा, और जनता हमें आशीर्वाद देगी नहीं, और क्वेश्चन आप हमसे करोगे, मौजूदा लोगों से करोगे नहीं, जबकि वो सारी की सारी चेन एक है, तो कैसे विकास होगा? हो ही नहीं सकता। उनको आप वॉक ओवर दोगे, हमें आप घेरने का काम करोगे, ऐसे तो काम नहीं होता। पड़ेगा डेल्टा कॉलोनी के लोगों को एक बदलाव लाना पड़ेगा। मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद एक ही बात कहते हैं कि हमें इनके काम कराने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्टी को वोट देते हैं, हम पार्टी से टिकट ले आते हैं, बात ख़त्म। अभी जो कोरोना काल से हम लोग निकले हैं, बहुत वेव 2 में तो बहुत हमने डैमेजेस देखे उस समय भी और अभी भी। लोगों का यहाँ पे एक मानना ये है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसका यहाँ बहुत अभाव है। यहाँ एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। महाराजपुर में 2-2 डिस्पेंसरी हैं, वहाँ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जाना पड़ता था। तो आपका इस विजन में, इस स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड डेल्टा कॉलोनी के लिए क्या विजन रहेगा? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है, मैंने शुरू से जब राजनीति में कदम रखा था, मैंने 2 चीज़ें हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम 2 चीज़ें जनता के हित में काम नहीं करेंगे और उनको फ्री नहीं करेगी सरकार, हमारा विकास नहीं हो सकता। और वो 2 चीज़ें हैं, एक शिक्षा और एक मेडिकल। दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा, मेडिकल पे भी और शिक्षा पे भी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मौजूदा विधायकों से, सांसदों से करते कि ये जो 1 साल 1.5 साल से कोरोना काल आया, एक का जवान चला गया, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे। आप लोग कहाँ थे उस समय भाई? घर में क्यों बैठे थे? आप तो जनप्रतिनिधि थे,
आप अधिकारियों को क्यों नहीं आप लपेटे में लिया, हमारे क्षेत्र में क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो व्यक्ति 24 घंटे बैठ के लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा था। वो व्यक्ति इस देश में सबसे पहले ऑक्सीजन के कंडक्टर लेकर आया। उस व्यक्ति ने सबसे पहले लोगों को कंडक्टर मुहैया कराए और फ्री में कराए, पैसे से नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, उनसे सवाल नहीं कर रहे आप, फिर कैसे विकास होगा। सवाल मेरे से कर रहे हैं, मैं 24 घंटे अपने बेटे को अस्पताल में छोड़ के आपकी सेवा कर रहा हूँ कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है तो आपका बच्चा हॉस्पिटल में ना जाए। और सवाल मेरे से कर रहे हैं आप। जो सत्ता में बैठे वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सवाल मेरे से कर रहे हैं आप। इतनी जनता मर गई, इतने लोग मर गए, इनका कौन जिम्मेदार है। आपने क्यों कानून ऐसा बनाया कि पहले आप कोरोना का टेस्ट कराइए तब आपका इलाज होगा। ये किसने लिया था कानून का लागू किया था। आप बताइए, मुझे खांसी हो रही है, कुछ भी हो रही है, मैं इलाज कराने जा रहा हूँ, वो कहते हैं पहले कोरोना का इलाज करा कराओ, कोरोना की रिपोर्ट 6 दिन में आएगी, इतने तो मैं मर लूँगा। ये कौन सा कानून था, ये कौन सी शर्तें थी। जहाँ क्वेश्चन करने चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। आपने एक भी क्वेश्चन ये किया कि इस कोरोना काल में जो लूट मची, अस्पतालों की लूट, जो दवाइयों की लूट मची, फेवी फ्लू एक टैबलेट का पत्ता जो 240 का आता था 4-4 हज़ार में लोगों को उपलब्ध हुआ, बर्तन बिक गए लोगों के। वो क्वेश्चन किया। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ से हम निकल के आए हैं उसके बारे में हम झांकते नहीं हैं, बस आगे की बात कहते हैं, चलो यार हो गया बस। इनसे हम कोई भी सबक नहीं लेते हैं। किस तरीके की लूट मचाई गई आप समझिए। क्या था सरकार के नीचे, अरे सरकार के नीचे सारे अस्पताल, आप 10 लाख दोगे तो बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगा। लोगों ने डीलर छोड़ दिए अपने। ये क्या था, 40-40 हज़ार रुपये का गैस का सिलेंडर सरकार की नाक के तले। सरकार से इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे आप, अमरपाल शर्मा से क्वेश्चन कर रहे हैं। जी, आपके जो ये नोकीले क्वेश्चंस हैं, हमें जैसे ही विधायक जी से अगली डेट मिलती है हम ज़रूर उनसे नोकीले क्वेश्चंस पूछेंगे, आप पूरा भरोसा रखिए। थैंक यू। मैं आपको उसी टाइम धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना दायित्व बढ़िया तरीके से निभाया। एक और चीज़ अमरपाल जी, अपराध से रिलेटेड हमने बात करी, अभी थोड़ी सी ब्रीफली टच किया, लेकिन अभी जो देखने में मिल रहा है, जो डेल्टा कॉलोनी की जो व्यवस्था है जो पुलिस की, वो पूरी चौपट दिखाई देती है इस समय। एक सर्वे भी हुआ था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, जिसमें पूरे गाज़ियाबाद में साहिबाबाद खंड को 41 चोरियों के साथ पहला स्थान मिला था। और आलम यह है सर कि गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, गाड़ियों के टायर चोरी हो रहे हैं, अब तो नंबर प्लेट भी चोरी होनी शुरू हो गई। इतना ज़्यादा जो इशू चल रहा है यहाँ पे, चेन स्नैचिंग हो रही है। और लोग से हमें जो पता चलता है, दैनिक अखबारों से पता चलता है कि लोग जाते हैं थाने, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है उनकी। ऐसे बहुत केसेस सामने आए हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कानून व्यवस्था का, मैंने उसमें आपको अवगत कराया कि जब जनप्रतिनिधि सिर्फ पुलिस से ये कहेंगे कि मेरा लड़का आ रहा है भाई, इसको सामान दिलवा देना फलाना माल से, तो पुलिस को क्या जरूरत पड़ी है हमारी रक्षा करने की। उसको मालूम है कि मेरा आका ऊपर बैठा मेरा ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, उसको मालूम है ये बात। अगर उसका आका हड़ के ये कह दे कि तेरे क्षेत्र में चैन छिनी है, मुझे 12 घंटे के अंदर ये चैन चाहिए, तो पुलिस को एक दहशत होती है। आपको मालूम है अमरपाल शर्मा जब विधायक था 2013 में, अमरपाल शर्मा एक चैन छीन के लोग आए थे और अमरपाल शर्मा ने स्वयं लुटेरे को दौड़ के पकड़ा था, जबकि उनमें से एक लुटेरा हवाई अड्डे में कूद गया था, लेकिन मैं दोनों को पकड़ के लाया था, मेरे हाथों में भी चोट लगी थी। आपको मालूम है एक ने हर्ष भदौरिया SHO के घरवाली की चैन छीनी थी, और जब वो चैन छीन के भाग रहे थे तो मैं पीछे गाड़ी में था, मेरे ऊपर गोलियां भी चलाई थी उन्होंने, लेकिन मैंने उनको छोड़ा नहीं था। मुरादाबाद के दोनों बदमाश थे, 50,000 के इनामी थे, लेकिन मैं खींच के लाया था। आज माननीय विधायक जी कहाँ रहते हैं? सड़कों पर होते हैं क्या? जनता के बीच में होते हैं क्या? उनको जब मालूम नहीं है किसके साथ चोरी हो रही है, किसके साथ क्या हो रहा है, तो कैसे क्राइम कम होगा? रिपोर्ट किसी की दर्ज नहीं होती। किसी का डकैती पढ़ो उसकी रिपोर्ट ये होती है सामान चोरी हो गया, किसी का मर्डर हो जाओ उसकी ये होती है जी आत्महत्या कर ली इसने। ये क्या है? ये कौन सा कानून है? अब अपराध से आगे बढ़ते हैं अमरपाल जी। अब जो सूर्यनगर की जो एक मुख्य समस्या है यहाँ पे,
वो है गंदे पानी की समस्या। गंदे पानी की सप्लाई होती है, कई जगह तो सप्लाई ही नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा, क्योंकि ये मुख्य समस्या है, इसलिए मैं गिना रहा हूँ आप। सर, ये जो पानी की समस्या है, मैं आपके माध्यम से सूर्यनगर की जनता से ही कहना चाहता हूँ, डेल्टा कॉलोनी की जनता से कहना चाहता हूँ, चाहे चंदन नगर हो, सूर्य नगर हो, रामप्रस्थ हो और राधा कुंज हो या ब्रज विहार हो, अगर मैं अपनी बातों से फिरूं तो मेरी इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखें और चुनाव होने के 8 महीने बाद मेरे से क्वेश्चन ज़रूर करें। अगर यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मैं प्रॉमिस करता हूँ हर एक के घर में टाइमली पानी आएगा और गंगा वाटर आएगा, कोई गंदा पानी नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और मैंने पहले भी कार्य करके दिखाए हैं। आज आपने कानून व्यवस्था की बात करी, एक समय वो था कि जब इस क्षेत्र का विधायक पूरे प्रदेश में नंबर 1 आता था, बेस्ट अवार्ड लाता था। आज एक समय ये है कि ये क्षेत्र मेरा अपराध में नंबर 1 आता है। ये जनता को सोचना होगा। जी अमरपाल जी, बिल्कुल हम ये फुटेज अपने चैनल्स पे डालेंगे और डेफिनेटली आपके पास लेके आएंगे। तो अमरपाल जी, अंत में आप हमारे क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र को यही कहना चाहता हूँ कि ये विकास का चुनाव है, क्षेत्र के विकास का चुनाव है। आप क्षेत्र के विकास को देखें और इस चुनाव में आप एक मत होके मेरे बारे में पूरी जानकारी कर लें। इसीलिए ऐसे ही नहीं लोग मुझे विकास पुरुष कह देते, मैंने कार्य किए हैं। आप मेरे पे भरोसा रखें और इस बार आप साइकिल के ऊपर बटन दबा के अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित कराएं और निश्चित रूप से जो समस्याएं आपके द्वारा जनता की ये समस्याएं उठाई गई हैं, इनसे निजात पाने का कार्य जनता यहाँ करें, वो हम पे भरोसा करके करें। यही मैं जनता से अपील करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा रखें और एक एक वोट आप ये तय कर लें कि हम अपने विकास के लिए वोट कर रहे हैं। ये मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ। अमरपाल जी, आपने हमको समय दिया, हमसे बात करी, बेबाकी से सारे मुद्दों पे बात करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।